हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, 7 का पंच में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श। और सबसे पहले बात जेपी नड्डा के मिशन चारमीनार की। आपको बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त हैदराबाद में है। हैदराबाद में 1 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव होना है और उससे पहले वो आज रोड शो करने के लिए वहां पर पहुंचे। और जेपी नड्डा को देख रहे हैं आप तस्वीरों में। हैदराबाद में रोड शो कर रहे हैं। नगर निगम चुनाव के लिए जेपी नड्डा का ये रोड शो हो रहा है। हैदराबाद में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। 1 दिसंबर को नगर निगम का चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और सिर्फ हैदराबाद में ही नहीं, बंगाल में भी बीजेपी का कुछ ऐसा प्लान है। लेकिन फिलहाल हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हैदराबाद की। आपको दिखाते हैं हैदराबाद से एक रिपोर्ट। और देखिए, आपको दिखाते हैं ये रथ तैयार हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच गए हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रथ पे सवार हो गए हैं। और अब ये रैली शुरू होने जा रही है। थोड़ी ही देर में ये रैली शुरू होगी और जेपी नड्डा अपने कार्यकर्ताओं को बोलेंगे कि भाजपा के लिए वोट करें। और चूंकि ये कॉरपोरेशन का चुनाव है और भाजपा अध्यक्ष का यहाँ होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आपका क्या नाम है? तरुण रेड्डी साहब, ये युवा मोर्चा के पदाधिकारी भी हैं। भाजपा का ये रोड शो क्या बताता है? भाजपा का रोड शो ये बताता है कि हैदराबाद के गोलकोंडा पे केसीआर का केटीआर राज खत्म होता है। 1 तारीख से 4 तारीख से बीजेपी का झंडा हैदराबाद पे लहरा है, ये पक्का है। कासिम रिजवी का जो पालन कर रहा है केसीआर और केटीआर, उसका पालन आज से खत्म हो रहा है। भगवा झंडा लहरा रहा है। मतलब वॉक ओवर देने की स्थिति में नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं वरुण जी, क्या लगता है आपको कि अब आप लोग वॉक ओवर देने की स्थिति में नहीं हैं? Actually, it's like we have been betrayed from 2014. The thing what we fought, why we got Telangana, or what we got Telangana for is like we citizens of Telangana are being betrayed by one family. They are just looting the state and they want to stay in power forever. तो जेपी नड्डा का रोड शो हैदराबाद में जारी है, लेकिन जेपी नड्डा का मिशन चारमीनार है क्या, आपको बताएंगे 7:30 बजे भारत की बात में पूरी डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से मिशन चारमीनार को आगे बढ़ाने में लगे हुए। लेकिन अभी बात कर लेते हैं दिन की एक और अहम खबर की। जी हां, किसान आंदोलन की। आपको बता दें, किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान दिल्ली पहुंचने को लेकर दिन भर अड़े रहे। उसके बाद दिल्ली में उनको इजाजत दे दी गई कि बुराड़ी में निरंकारी ग्राउंड पर वो अपना धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच आम लोगों को कैसे इस आंदोलन की वजह से परेशानियां उठानी पड़ी, वो भी आपको दिखाते हैं। दिल्ली के दरवाजे पर कल से ही किसानों को रोकने के लिए पुलिस वालों की ये मशक्कत हो रही है। कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं पानी की बौछार हो रही है। पंजाब के किसान नई सरकार की नई कृषि नीति का विरोध कर रहे हैं और कानून बदलने की मांग पर अड़े हैं। सरकार और किसानों के बीच इस मसले में आम लोगों का हाल क्या है, आज हमने इस बारे में पड़ताल की। किसानों के बीच खड़े होकर दूल्हा नारेबाजी कर रहा है। ये वीडियो यूपी के बागपत जिले का है। यूपी हरियाणा बॉर्डर पर भारतीय किसान यूनियन वालों ने पुल पर जाम लगा दिया। नतीजा हुआ कि गाड़ियों की लाइन लग गई। महिलाएं हाथ जोड़कर किसानों से रास्ता खोलने की विनती करती दिखी। तो शादी करने के लिए निकला सोनू नाम का दूल्हा किसानों के साथ धरने पर ही बैठ गया। सोनीपत से बागपत जाने के लिए दूल्हा नोटों की माला पहनकर निकला था और करीब 3 घंटे तक दूल्हे की गाड़ी फंसी रही। धरने पर बैठकर मनाने की कोशिश काम आई और आखिरकार गाड़ी निकली तो दूल्हा किसानों का धन्यवाद करने लगा। किसान भाइयों से बस ये परेशानी हुई है कि लिकाट तो दी गाड़ी हमारी, एक कहते किसान भाई के बीमार आदमी और जो दूल्हे की गाड़ी है ये लिकाटनी जरूरी है, लिकाट दी। हमें बहुत धन्यवाद है किसान भाइयों का, पर हमें परेशानी ये उठानी पड़ी कि 3 घंटे से हम जाम में लगे हुए थे। हमारा टाइम 8 बजे का था
अब हम हरियाणा से चले हैं और गांव सकेड़ा मेरठ रोड पे हमें 8 बजे जाना था, पर थोड़ी परेशानी आई, पर किसान भाइयों ने निकलवा दी। अब जरा मुरादाबाद की तस्वीर देख लीजिए। रास्ते पर किसानों के आंदोलन का असर ये हुआ कि गाड़ियों की कई किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और इसी जाम में फंस गया नैनीताल से आ रहा नव विवाहित जोड़ा। किसानों ने हाईवे जाम कर दिया और ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं वो जाम में फंसे हुए हैं। यहाँ दूल्हा दुल्हन है जो नैनीताल से शादी करके आ रहे हैं और अपनी गाड़ी से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन ये भी पिछले 1-1.5 घंटे से यहाँ जाम में फंसे हुए हैं। भाई ये बताइए क्या नाम है आपका? हरीश। हरीश, ये बताइए आप कहाँ से शादी करके आ रहे हैं? नैनीताल से आ रहे हैं सर, दिल्ली जा रहे हैं। अच्छा, क्या करते हैं दिल्ली में आप? सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर। कब से रुके हुए जाम में आप फंसे हुए हैं? 1 घंटा, ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया सर। कितनी परेशानी हो रही है दुल्हन को लेकर के आपको? सर प्रॉब्लम तो हो ही रही है सर, ऑलरेडी फंसे हुए हैं, 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है यहाँ पे वेट करते हुए। ये हरीश हैं जो नैनीताल से शादी करके दिल्ली जा रहे हैं और यहाँ पर पिछले 1-1.5 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। नैनीताल से दिल्ली जाना है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर तमाम मुरादाबाद में NH9 पर दिल्ली लखनऊ हाईवे पर जाम लगा हुआ है, इसकी वजह से इनकी गाड़ी यहाँ पर जाम में फंसी हुई है। यूपी के हापुड़ में तो हाईवे पर किसानों ने जो जाम लगाया उसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई दिखी। भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे पर जाम लगाया। मरीज को ले जा रही एम्बुलेंस तो फंसी ही, एक ट्रक वाले किसान कार्यकर्ता ट्रक में घुसकर धक्का मुक्की करते दिखे। और सरकार ने दिल्ली जाने से किसानों को रोका हुआ है। इसी के विरोध में भारतीय किसान यूनियन आज पूरे गाजियाबाद के मोदी नगर इलाके में तो किसान संगठन से जुड़े लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली लगाकर रास्ते को जाम कर दिया और इस जाम की वजह से एम्बुलेंस फंस गई। हालांकि स्थानीय पुलिस की सूझबूझ से एम्बुलेंस को निकालने की व्यवस्था की गई। जल्दी हटो यार, क्या कितना टाइम लगा, बच्चे बेटा में भी आए, इतना टाइम लग रहा है यार। किसानों ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए फौरन रास्ता बनाने की व्यवस्था की। एम्बुलेंस में एक नवजात को परिवार वाले लेकर जा रहे थे। जाम की वजह से जो लोग ट्रक लेकर निकले हैं उन्हें भी काफी परेशानी हो रही है। दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर तो कई ट्रक वाले ऐसे मिले जो कि 6 घंटे में 10 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाए। देखिए, किसान लगातार दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आंदोलन की वजह से लोगों को भी दिक्कत हुई, लेकिन इस बीच जब एबीपी न्यूज के संवाददाता प्रशांत ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की तो उन्होंने कहा कि सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है और किसान बिल्कुल आकर बातचीत कर सकते हैं, अपनी जो दुविधाएं हैं हमारे सामने रख सकते हैं। किसानों का आंदोलन अब दिल्ली के दरवाजे तक पहुंच चुका है। दिल्ली में बुराड़ी में निरंकारी मैदान में उन्हें बैठने के लिए दिया गया है। आंदोलन कर रहे हैं हमारे साथ हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। तोमर सर, अब तो किसान दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या उनसे बातचीत की कोई पहल होगी आपकी तरफ से? उनको दिल्ली आने की तो इजाजत मिल गई। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर के किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 6 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के कल्याण के लिए उनको उत्पादन पर वाजिब मुनाफा मिल सके इस दृष्टि से और खेती के क्षेत्र में जो गैप्स हैं उन सब को भरने के लिए योजना का सृजन हो। 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत हो, 10,000 FPO बनाने का मामला हो, ऐसे तमाम सारे काम मोदी सरकार ने किए हैं। जो नए रिफॉर्म हैं वे रिफॉर्म भी किसान के जीवन स्तर में बदलाव लाने वाले हैं। भारत सरकार हमेशा से किसानों के हितों के लिए उनसे चर्चा करने के लिए तैयार थी, तैयार है और आने वाले समय में भी तैयार रहेगी। पहले भी सचिव स्तर पर, मेरे स्तर पर भी बातचीत हुई और
3 दिसंबर को मैंने पहले ही सभी किसान यूनियंस को निमंत्रण भेजा है, वे आएं और संवाद से रास्ते ढूंढने का प्रयास करें। लखीसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पर बड़ा हमला बोला है। गिरिराज ने ममता बनर्जी की तुलना दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग से की है। गिरिराज ने कहा, अपने विरोधियों की हत्या करा रही हैं ममता बनर्जी। यह आरोप गिरिराज सिंह ने लगाया है ममता बनर्जी के ऊपर। लखीसराय में वो मीडिया से बात कर रहे थे, वहीं पर यह हमला उन्होंने किया। देखिए, ममता बनर्जी देश की एक ऐसी मुख्यमंत्री हैं जो संघीय ढांचा को तोड़ रही है। केंद्र के लाभकारी योजना गरीबों के लिए, चाहे आयुष्मान भारत हो, उपयोग करती नहीं और वो डिक्टेटर की भूमिका में है। मैं जब कहता हूं कि कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग की भूमिका में ममता बनर्जी हैं, जो अपने विरोधी को की हत्या कराती। वहां पंचायत में जीते हुए प्रतिनिधियों की हत्या हो गई, कोई जुलूस निकाले उसकी हत्या हो जाए। ये लोकतंत्र से बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बार ममता बनर्जी का कलकत्ता से सफाया होना तय है। कूच बिहार के विधायक मेहर गोस्वामी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। मेहर गोस्वामी 1996 में भी विधायक रह चुके हैं। बंगाल में बीजेपी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में है। वहां पर ममता I, Mihir Goswami, feel very happy to announce that today I have joined as a member of Bharatiya Janata Party. I have already resigned from TMC, the party I belonged to on the last October 3rd, 2020. I would like to call it a crusade against the immoral and incorrect happening in our state, especially the injustice to the देखिए, ममता को हराने के लिए बीजेपी ममता के घर में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है। अप्रैल मई में पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है और इसलिए बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर अब खेल रही है और ममता के कई नेता अब बीजेपी की तरफ रुख भी कर रहे हैं। शुरुआत मेहर गोस्वामी से हो गई है।